हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा थर्ड लेक्चर है नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो जिसमें जैसे कि हमने प्रीवियस सेकंड 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं हमने, तो जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखा, देन उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स देखे जिसमें थॉमसन एटॉमिक मॉडल्स, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स देखा, और फाइनली आज के इस लेक्चर में हम बोर्स एटॉमिक मॉडल देखेंगे। किस तरीके से बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, किस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करा, पोस्टुलेट्स वगैरह इन्होंने दिए, डिटेल में इनके हर एक पॉइंट हमने आपको बताया है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और सारा सब कुछ जो कंटेंट है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है। कॉन्सेप्ट के थ्रू हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के हेल्प से आप कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिससे कि आपको नीट 2025 में भी आसानी हो। तो एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम इस चैप्टर में एटॉमिक मॉडल्स इस टॉपिक को हमने स्टार्ट करा था, जिसमें हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम प्रीवियस लेक्चर में देखा था। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहता है कि जो इनका जो मॉडल ऑफ एटम है ये रिजेंबल करता है वाटरमेलन से एंड रेजिन पुडिंग से। जैसे कि वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होते हैं एंड रेडिश पार्ट होता है, तो रेडिश पार्ट का पॉजिटिव चार्ज एंड ब्लैक सीड को एज अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से थॉमसन साइंटिस्ट ने कहा था, उसे रिजेंबल करा था अपने मॉडल को। और उसी तरीके से रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसने सोलार सिस्टम की तरह अपने मॉडल को रिजेंबल करते हैं। जिस तरीके से देखिए सोलार सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। अब रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के भी कुछ पोस्टुलेट्स थे, कुछ लिमिटेशंस हमने देखा था। उसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बोर्स थ्योरी आई, बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया, और आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल्स, अगर बोर्स साइंटिस्ट की बात करें तो इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी ये हाइड्रोजन एटम को देखते हुए दी थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, बोर्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है, एटम के पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये भी रुदरफोर्ड साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही कुछ स्टेटमेंट दिया था, और बोर्स एटॉमिक मॉडल बोर्स साइंटिस्ट ने भी ऐसे ही कुछ कहा है। अब मेनली जो डिफरेंस है बोर्स एटॉमिक मॉडल का एंड रुदरफोर्ड का, वो क्या है डिफरेंस, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए जो बोर्स थियरी है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, इन्होंने कुछ, ये साइंटिस्ट ने कुछ पॉइंट्स दिए थे, और इन पॉइंट्स को हम रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से कंपेयर करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे सारे पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है, बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई करा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल में, और उन्होंने एक्सप्लेन करा कि इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहे हैं ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है, ठीक है। यानी शेल्स में ऑर्बिट, शेल्स एक ही होता है, फिक्स्ड ऑर्बिट में है, नॉट एनीवेयर इन बिटवीन। मतलब क्या हो गया, ये जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, जैसे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में, ना कि ये सब बीच में आ रहा है कहीं भी, ठीक है। लेकिन रुदरफोर्ड ने क्या कहा था, रुदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया था कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। यानी कि ऑर्बिट क्या होते हैं, शेल्स क्या होते हैं, तो इसको हम पहले देख लेते हैं, फिर किस तरीके से फिक्स्ड एनर्जी है। तो देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये शेल्स है। अब इन शेल्स को नाम दिया गया KLMN, ठीक है, ये शेल्स के नाम है। अब देखिए इन्होंने कहा कि शेल्स हैज फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जिस शेल की फिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स्ड एनर्जी है इनकी। देन उसके बाद Bohr found an electron located away from the nucleus, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है उनमें ज्यादा एनर्जी होंगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से करीब है, क्लोजर है, तो उनमें लेस एनर्जी होगी। यानी कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो इसमें कम एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है तो इनमें ज्यादा एनर्जी होगी। जितना नजदीक इलेक्ट्रॉन उतनी कम एनर्जी, जितना दूर इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एनर्जी। तो ये रहा बोर्स एटॉमिक मॉडल।
अब हमने देख लिया बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी कुछ इन्होंने पॉइंट्स दिए थे जो कि रुदरफोर्ड के लिमिटेशंस को ओवरकम कर रहे थे। अब पोस्टुलेट्स हम देख लेते हैं, तो वन बाय वन हम सारे पोस्टुलेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये क्या कह रहा है कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं डेफिनाइट सर्कुलर पाथ में, यानी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर स्टेशनरी स्टेट विथ कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट एनर्जी एंड रेडियस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है फिक्स्ड है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ऑर्बिट फिक्स्ड है इसीलिए उनकी एनर्जी एंड रेडियस दोनों भी फिक्स्ड होगा, यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्बिट्स की आप किस तरीके से रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर स्टेशनरी स्टेट के आपको रेडियस को अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने फॉर्मूला दिया है Rn is equals to n square a naught। यहाँ पर n जो है ये आपका है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है कि कितना आपका इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल में प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप 1 2 3 4, ये हो गए आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बताता है कि फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको देखिए, अगर हम फर्स्ट शेल के लिए मान लीजिए, फर्स्ट शेल के लिए अगर हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो n की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो फर्स्ट शेल का जो आपका रेडियस आएगा वो आएगा 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, और इस फर्स्ट शेल को, ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट को, फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट को हम कहते हैं बोर ऑर्बिट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल को हम कहते हैं बोर ऑर्बिट। तो ये था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड देखते हैं अब हम। देखिए सेकेंड पोस्टुलेट जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल का, ये कहता है कि किस तरीके से आप स्टेशनरी स्टेट्स के एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि जो फिक्स्ड ऑर्बिट हमने देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनकी फिक्स्ड एनर्जी जैसा हमने देखा, तो किस तरीके से आप एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस पोस्टुलेट में हमने देखा कि किस तरीके से आप उनके रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब है एनर्जी को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, En इज इक्वल्स टू माइनस आर एच इंटू 1/n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर n तो पता है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि इंडिकेट करता है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखिए RH क्या होता है, RH होता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 2.18 × 10⁻18 जूल्स। ठीक है, और जो लोएस्ट स्टेट होता है, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लोएस्ट स्टेट की एनर्जी को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। अब देखिए अगर हमें फर्स्ट शेल की, ठीक है, यानी फर्स्ट शेल या जो कि न्यूक्लियस के करीब है, देखिए ये वाले शेल की, के शेल की, ठीक है, के शेल की अगर हमें बताना है कितनी एनर्जी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। n की जगह पर हमने 1 डाला, रिडबर्ग्स कांस्टेंट वैल्यू, एंड अगेन n की जगह पर अगर हम 1 डालेंगे तो हमारी जो एनर्जी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा -2.18 × 10⁻18 जूल्स। ठीक है, यानी जैसा हमने देखा था, जितना नजदीक होगा एनर्जी से, सॉरी न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन नजदीक होगा उनकी एनर्जी कम होगी, और जितना दूर होगा उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखिए, आप हर एक शेल के लिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब सबसे ज्यादा आपको फोर्थ शेल की एनर्जी देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये रहा सेकेंड पोस्टुलेट। देन थर्ड, अब देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। थर्ड पोस्टुलेट जैसे कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब फिक्स्ड ऑर्बिट है मतलब कि उनकी एनर्जी भी फिक्स्ड है, यानी कांस्टेंट है। अब वो एनर्जी कब तक कांस्टेंट होगी, जब तक आप उनकी एनर्जी चेंज ना करो। अब जैसे ही आप उनकी एनर्जी चेंज करोगे ऑर्बिट्स की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांजिट करने लगेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा एक स्टेट से एक शेल से दूसरे शेल में। ठीक है, तो यही कहता है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट कहता है जब भी इलेक्ट्रॉन, या फिर देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट, यानी कि क्या कह रहा है कि जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो या फिर एमिट हो, तो एब्जॉर्ब या फिर ऐड एनर्जी कब कहते हैं हम उसे, जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेंगे फ्रॉम लोअर एंड टू हायर एंड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए यहाँ से अगर फर्स्ट शेल से थर्ड शेल पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगी, एनर्जी ऐड होगी, यानी कि एब्जॉर्ब होगी एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड, यानी कि मान लीजिए थर्ड शेल से फर्स्ट में आ रहा है,
ठीक है, हायर से लोअर में आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एमिट होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एमिट हो रही है, तो ये जो है ये रेडिएशन एमिट हो रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के टर्म में इन्हें मैनिफेस्ट करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रेडिएशन एमिट हो रहे हैं मतलब इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो यही फ्रीक्वेंसी को इन्होंने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा है, फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट व्हेन ट्रांजिशन अगर बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। तो इसको आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो देखिए ये हमें प्लैंक्स ने इक्वेशन दिया था, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। इस इक्वेशन से हमने न्यू को यहाँ पर न्यू की वैल्यू जो कि फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन एच लिखा। ठीक है, डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1। ठीक है, यानी कि जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है तो आप एनर्जी इनिशियल फाइनल इस तरीके से आप इनके एनर्जी को माइनस करिए अपॉन एच, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर आप यहाँ पर एनर्जी बता सकते हो कि कितनी एनर्जी वगैरह चेंज हुई, आप फ्रीक्वेंसी एक तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या बताता है कि हाइड्रोजन एटम की तरह सिमिलर, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की तरह सिमिलर ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन एटम से सिमिलर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे आयंस जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो वो कौन से आयंस होंगे, जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, इस तरीके से जो आयंस है इन्हें हम कहते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में अगर आपको एनर्जीज फाइंड आउट करना है इनकी स्टेशनरी स्टेट की, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। En इज इक्वल्स टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल्स। ठीक है, तो Z क्या है, यहाँ पर Z इंडिकेट करता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का कितना है, हीलियम है तो Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2। लिथियम, अगर हम लिथियम के लिए फाइंड आउट करोगे एनर्जी तो आपकी कितनी आ जाएगी 3। इसी तरीके से आपके Z की वैल्यू चेंज होती होगी। और N होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि इंडिकेट करता है कि किस शेल में आपके इलेक्ट्रॉन है। देन उसी तरीके से आप रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो, उसका फॉर्मूला है Rn इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z। यहाँ पर भी Z जो है ये एटॉमिक नंबर है, N जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बताता है किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है। तो ये रहा आपका फोर्थ पोस्टुलेट। अब हम फाइनल पोस्टुलेट डिस्कस कर लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के, जो कि एंगुलर मोमेंटम की बात करता है। एंगुलर मोमेंटम क्वाइट सिमिलर है लीनियर मोमेंटम से, और ये आपको फिजिक्स में और आप डिटेल में पढ़ोगे आगे चलकर। अब देखिए यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम की जब भी बात करा जाए तो एंगुलर मोमेंटम का यूज कब करा जाता है, जब कोई भी स्पीशीज सर्कुलर पाथ में घूमती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमता है। इसीलिए अब यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, मास होगा एंड वेलोसिटी होगी अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो होता है mvr। ठीक है, अब यही वैल्यू देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला में देखने मिलेगी। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, तो me लिखा है यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। ठीक है, तो यहाँ पर जो n है ये n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि आपको इंटीजर वैल्यू देखने मिलेगी, यानी 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन n की वैल्यू ऐसे नहीं देखने मिलेगी आपको 0.4 0.5 0.7 1.4, ये नहीं होगी। n की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से होगी। तो ये रहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिए बोर्स एटॉमिक मॉडल के, एंड देन अब हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हमने जैसा कि देखा बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स का रेडियस होता है वो किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वायर अपॉन Z। ठीक है, पिकोमीटर, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है n स्क्वायर। अगर हमें इनवर्सली पूछा जाता है तो 1/z होता, डायरेक्टली पूछा गया है तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर, तो ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
According to Bohr's atomic model, the angular momentum of orbits is multiple of, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ऑर्बिट का, ये किस चीज का मल्टीपल होता है। हमने देखा mvr इज इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के, क्योंकि n की वैल्यू तो चेंज होगी 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है, लेकिन h अपॉन 2 पाई ये रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, h अपॉन 2 पाई। नेक्स्ट, when electrons move from lower energy level to higher energy level the energy is। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, जब देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी, लोअर से हायर पे जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस केस में एनर्जी क्या होती है आपकी, एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है या फिर दोनों भी होती है, हमें बताना है। तो जैसे कि हमने देखा था, देखिए यहाँ पर जब एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर ऐड कब होगी, जब जम्प्स करेंगे इलेक्ट्रॉन लोअर एंड टू हायर एंड, ठीक है। और एमिट कब होगी एनर्जी, जब हायर एंड से लोअर एंड पे इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर से अगर यानी n1 से n3 पे जा रहे हैं, लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी, यानी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट, देन देखिए ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, तो कई सारे स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि मैम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है तो वो कुछ सीखे, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए बेसिक से, इसीलिए हम सिंपल क्वेश्चन रखेंगे, देन इजीली, देन उसके बाद थोड़े मॉडरेट लेवल के, एंड देन उसके बाद डिफिकल्ट लेवल के, तो हम एक वे में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, द एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट इज, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, हमने देखा सेम होती है, फिक्स्ड होती है, चेंज विद टाइम। तो यस फिक्स्ड होती है, जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ऑर्बिट फिक्स्ड है, ठीक है। ऑर्बिट जो है, ऑर्बिट अगर फिक्स्ड होगा उस केस में उनकी एनर्जी और साथ ब साथ हमने देखा था रेडियस, दोनों भी क्या होंगे, फिक्स्ड हो गए। हमने ये देखा था फिक्स्ड हो गए मतलब एक तरीके से कांस्टेंट हो गए, कांस्टेंट फिक्स इस तरीके से आपको वर्ड्स देखने मिलेंगे। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिक्स्ड। Next, the radius of the hydrogen atom on going to the first excited state is dash of Bohr's radius। यानी कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो हाइड्रोजन एटम है अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो उस केस में बोर्स रेडियस क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, 4 टाइम्स होगा या फिर सेम होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या पूछा जा रहा है, हम डायग्राम के थ्रू और इजीली समझ सकते हैं। अब हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में यानी कि सेकेंड स्टेट में चले जा रहा, ठीक है, एक्साइट हो रहा, सेकेंड स्टेट में चले जा रहा है, फर्स्ट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में चले जा रहा है, यानी कि अब जो है हाइड्रोजन एटम सेकेंड इसमें है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सेकेंड शेल में होगा। अब यहाँ पर इस शेल में हमें देखना है कि बोर्स रेडियस क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस n की वैल्यू को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर है एक्साइट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 52.9, ये क्या हो जाएगा आपको 4, यानी कि कितना बढ़ रहा है आपका रेडियस, 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने हाइड्रोजन एटम को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखे हम तो 4 टाइम्स जो है बोर्स रेडियस बढ़ रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, Bohr's model of atom included the ideas that, यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन एनर्जीज इंक्लूडिंग लोअर लेवल ग्राउंड स्टेट, यानी कि जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उनमें एक कुछ ही एनर्जी होगी, ज्यादा नहीं होगी, और जितने दूर जाएगा उतना एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, यही तो था, जितना इलेक्ट्रॉन आपका करीब होगा न्यूक्लियस से उसमें कम एनर्जी होगी, लेकिन जितना आपका इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। देन ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एनर्जी बाय मूविंग टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अगर
लोअर से हायर पर जा रहा है तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी ऐड होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी लाइट व्हेन दे मूव लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स। ठीक है, यानी अगर हायर से लोअर पे मूव कर रहा है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी अपनी एमिट्स करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट ए बी सी तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी एंड करेक्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेट द रेडियस एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो देखिए यहाँ पर हमें रेडियस पता करना है। हीलियम हमें एटम दिया गया है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट में हमें बताया गया है। तो सबसे पहले रेडियस पता करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है Rn = 52.9 n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, पिकोमीटर। अब देखिए ये जो रेडियस है ये पिकोमीटर में, लेकिन हमें आंसर नैनोमीटर में दिए गए हैं सारे। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में, तो पिकोमीटर को नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो 1 पिकोमीटर होता है 1/1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 1/1000 से इस इक्वेशन में। तो Rn = 52.9 n स्क्वायर अपॉन z इंटू 1000। तो अगर 1000 से आप करोगे तो देखिए डेसिमल शिफ्ट होके ये हो जाएगा आपका 0.0529। ठीक है, ये वैल्यू बस हमें पता करना है। ठीक है, 0.0529 हो जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3। तो इस तरीके से हमने डेसिमल बस शिफ्ट कर दिया। तो ये हो गया 0.0529, ये हो गया नैनोमीटर में। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा नहीं करना था, बस यही टर्म को करना है। अब इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो Rn = नैनोमीटर में है तो 0.0529 लिख दीजिए। ठीक है, इंटू n स्क्वायर बताना है। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, कहाँ पर बोला है, फर्स्ट ऑर्बिट में है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन z होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो यहाँ पर आपने वैल्यू 2 लिख दिया, और आप इस वैल्यू का अगर हाफ करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी Rn = 0.02645 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका रेडियस 0.02645 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी में आपको करेक्ट आंसर दिया है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 3+। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें एनर्जी बतानी है फर्स्ट ऑर्बिट में लिथियम 3+ के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। En = -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, और z² अपॉन n स्क्वायर इन जूल्स में थी एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिथियम है, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो लिथियम की अगर बात आई तो Z क्या होगी इस केस में, Z की वैल्यू हो जाएगी 3, और N की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो N की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यही वैल्यू आपको यहाँ पर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या हो जाएगा, E1 = -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, इंटू यहाँ पर z की वैल्यू 3 है, 3² अपॉन 1। तो यहाँ पर देखिए 1² जो है ये 1 ही हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो -2.18 इंटू 10, तो यहाँ पर 10⁻18 को हम यहाँ पर लिख देते हैं -18 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3² हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पर बस 9 लिख लीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ठीक है, यानी कि एनर्जी कितनी आई, -19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सो दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यही एंड करते हैं, और इस लेक्चर में जिस भी स्लाइड में आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और कल के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सो दैट आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।